वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.6। इस एक्सरसाइज के मेथड को जो है वो आप सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की हमारी 2.6 एक्सरसाइज है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ूं, जो कि मैं इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस के तौर पर बुक इस्तेमाल कर रही हूँ, आपका जो भी मीडियम हो, मेथड तो जारी बात है सेम होगा। तो यहाँ पे यूज द सिंथेटिक डिवीजन, यानी यहाँ पे तकसीम का एक अमल होने वाला जिसको नाम जो है वो सिंथेटिक दिया गया है। ठीक है, यानी डिवीजन जो हम आम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी तकसीम का अमल, ये एक तरह की अलजेब्रिक तकसीम होती है। ठीक है, तकसीम का अमल वही है जो आप शुरू की क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। अब जारी बात है आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से मेथड में जो है वो तब्दीली की जाती है, यानी आपके माइंड को जो है वो यूटिलाइज करवाने के लिए बच्चे ताकि अपने जहन को चलाना सीखें कि वैल्यूज को कैसे जमा माइनस करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, तकसीम करना है। यानी इसका मकसद यही होता है कि बच्चे अपने दिमाग को चलाना जो है वो सीखें। यानी बेसिक इस रियाजी का मकसद ये होता है। बाकी जारी बात है ये रियाजी आगे जाके बच्चों के फ्यूचर को भी डिटरमाइन करता है, यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रियाजी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो कि आपके बेसिक लेवल पर जो सिखाया जाता है वो जारी बात है आपको माइंड को चलाना जो वो सिखाया जा रहा होता है कि इंसानी दिमाग को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, जो कि नंबर्स के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है। और इन्हीं मैथ प्रॉब्लम्स को हल करते हुए आप अपनी जिंदगी के जो मामलात होते हैं उनके भी जमा माइनस करना जो है वो सीखते हैं। लेकिन ये जमा माइनस करना जारी बात है इंसान की एबिलिटी, काबिलियत और जिंदगी के हालात पर मुनहसर होता है। यानी आप कैसे इस तरफ, यानी आप कैसे उन चीज को, यानी आप कैसे जिंदगी के मामलात को देखते हो, परखते हो। ये तो एक फैक्ट हो गया जो कि आई थिंक बहुत कम लोग शेयर करते हैं कि रियाजी का मकसद क्या होता है बच्चों को पढ़ाना। यानी इंजीनियर डॉक्टर तो होता है, वो भी एक चीज है जो कि एक डिग्री के तौर पर इंसान एक लास्ट लेवल पर जो है वो हासिल करता है, जो कि पढ़ाई के बाद ही हासिल होती है। लेकिन उससे पहले जो बेसिक पर अमल है या वजह क्या है पढ़ाने की, वो ये होती है। और सेकेंडली बहुत सारे आई थिंक 90% या 80% बच्चे जो है वो रियाजी से भागते हैं, इसलिए कि वो दिमाग को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते हैं। और आई थिंक ये आपको टाइम वेस्ट ना लगे होप, लेकिन ये हकीकत है, रियलिटी है। जब दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो हमारे माशरे में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर के मामलात के अंदर हमें दिमाग को यूज करना ही नहीं आएगा कि हम कैसे घर के मामलात को देखें, परखें। और दिमाग ना इस्तेमाल करने की वजह से ही आई थिंक बहुत सारी हमें मसाइल हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे होते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे ऐसे लोग होंगे, जारी बात है जो लोग दिमाग को इस्तेमाल, अपने ही दिमाग को तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते हैं, दूसरों के जो ऑलरेडी लोग, इसीलिए जो मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं, ऐसे अफराद जो कि मैनिपुलेटिव या फिर जो मुनाफिक जिनको कहा जाता है, मैनिपुलेटिव लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के दिमाग के साथ जो वो खेलते हैं। यानी उनको दिमाग को खुद का, क्योंकि उनका खुद का दिमाग जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिव होता है, तो वो इसी काबिलियत की बिना पर दूसरे लोगों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी एक तरह से दूसरे लोग जो होते हैं वो उनके लिए पपेट बन जाते हैं और इन लोगों की जिंदगी को ये लोग जो होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से वही लोग बच पाते हैं जिनका दिमाग चलता होगा। तो जिनका दिमाग नहीं चलेगा वो भेड़ चाल चलेंगे, यानी जो किसी एक ने आकर एक तरफ लगाया तो सारे लोग जो उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग जो है इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि लोग नहीं एक्चुअल में करते हैं। तो होप आपको ये टाइम वेस्ट नहीं लगा हो, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए आपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखिए ताकि जिंदगी के मामला अपने लिए जिंदगी आसान हो और दूसरों के लिए भी जिंदगी आपकी जो वो आसान हो। यानी किसी दूसरे के कहने पर कभी मत अमल कीजिए कि किसी ने कान में आके कुछ डाल दिया तो उसी के हिसाब से चल पड़े। अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि कान में डालने वाले लोग जो होते हैं वो चाहे करीबी रिश्ते क्यों ना हो, वो दुश्मन भी होते हैं।
यानी दुश्मन जरूरी नहीं है कि बाहर से आएगा, दुश्मन जो है वो आपके करीब के लोग ही होते हैं। तो उनसे बचने के लिए जारी बात है कान में जो बात डालते हैं उसको सुनकर फौरन अमल करने की बजाय अपना दिमाग जो है इस्तेमाल लाजमी कीजिए। तो ये हो गया आपको हकीकी जिंदगी के हवाले से रियाजी या फिर एक फैक्ट जो कि आई थिंक बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो प्लीज होप आपको ये टाइम वेस्ट नहीं लगा हो। तो बैक टू द एक्सरसाइज की हमारी एक्सरसाइज क्या है। तो बैक टू द एक्सरसाइज, तो यहाँ पे अपनी सिंथेटिक डिवीजन कहा गया यानी तकसीम का अमल है, और फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर यानी बाकी। अगर आप जब मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 है और इसको डिवाइड करते हैं 9 पे, 9 एक बार 9, क्योंकि 10 जो है वो 9 के पहाड़े पर पूरा डिवाइड नहीं होता। या तो यहाँ पे तकसीम के अमल में जारी बात है बच्चों ने जिन्होंने सीखा उनको पता होता है कि जब तकसीम का अमल करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होती है या तो उसके बराबर है या फिर उससे छोटी है, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू जो आप नहीं ले सकते। तो 9 एक बार 9 लिखा जाएगा। तो 10 में से 9 गए तो 1। ये जो वैल्यू है इसको कहा जाता है रिमाइंडर कहा जाता है, यानी जिसको उर्दू में आप बाकी भी कह सकते हैं कि यानी जो बाकी बच जाता है या बकिया, यानी जो बाकी बच जाता है वो एक है जिसको इंग्लिश में आप रिमाइंडर का नाम जो है वो देंगे। तो पहले तो आपको जाहिर बात है स्टेटमेंट को समझना है, यानी जिस तरह आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है उसके लिए आपको एड्रेस समझना जो है वो जरूरी होता है। तो पहले आप तो स्टेटमेंट को समझिए कि आपने मेथड कौन सा यूज करना है। सिंथेटिक डिवीजन यानी तकसीम का ही अमल है, लेकिन इसका नाम जो है वो सिंथेटिक रख दिया गया आपके लेवल के हिसाब से, और उसमें आपने रिमाइंडर जो है वो आएगा यानी बाकी जो है वो बचता है। यानी ये जो एक नॉर्मल तकसीम बताई गई थी, अब वही जो शक्ल है अब ये आपकी अलजब्रिक शक्ल में लिखी हुई वैल्यूज हैं। तो यानी अलजब्रे की एक तकसीम है, लेकिन अलजब्रे के जो तकसीम के बाद अमल होगा इसके एंड पर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज बचेंगी जिसको आप रिमाइंडर का नाम देंगे और आर से इसको जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको तकसीम के अमल के लिए ये होता है कि आपको 2 वैल्यूज यहाँ पे डिवीजन शक्ल में दी हुई है, तो यानी इसको लेके इसको तकसीम करना है। यानी अब ये जो -1 है इसके लिए किया जाता है कि माइनस सारे जो सवाल है उनमें ये एक चीज का इजाफा किया जाता है माइनस, यानी ए की वैल्यू निकाली जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक्स की वैल्यू निकालनी, लेकिन यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है मैं आपको इसके हवाले से बता रही हूँ। तो एक्स तो सारी बातें कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस है आपका, ठीक है, वैल्यू के अंदर जो प्लस है मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया गलती से, यहाँ पे प्लस है। तो ये -a बच रहा है, -a है और ये 1 है इस तरफ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो a भी क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए तो ये दूसरी तरफ जाएगा और ये एक जो है फिर माइनस हो जाएगा, यानी दोनों की जगह चेंज हुई है, ये इस तरफ चला गया और ये इस तरफ चला गया। तो a की वैल्यू एक तरह से क्या आई है -1। या अगर आप इतना मेथड नहीं करना चाहते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अगर बुक के हिसाब से मेथड कर रहे हैं तो ये नहीं भी करते हैं, तो एक सीधी सी बात है यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको बराबर 0 के रखेंगे। तो ये x की जब वैल्यू निकालनी होगी तो ये 1 है, जमा कर दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा -1। यानी जब आप तकसीम का अमल करते हैं आपके जितने भी सवाल होंगे पहले आपने इस चीज को देखना है, यानी आपको यहाँ से x की एक तरह से वैल्यू निकालनी होती है। जो पहली चीज बताई वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। यानी यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है वो मिल जाती है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी -1। अगर आपको याद हो वहां पे भी -1 ही आंसर आ रहा था, तो इसका आंसर जो है वो x -1 आता है, यानी दोनों का आंसर सेम ही है। मेथड थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन जाहिर बात है आंसर सेम है। तो आई थिंक ये वाला इजी रहेगा कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए करें, यानी ज़बानी भी पता चल जाता है कि x -1 होता है। तो इस वाले मेथड के बाद आपने क्या करना है, या फिर जो पुराना है वो भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है -1। अब आपने लिखना है आपका जो भी मीडियम है उसके हिसाब से लिख लें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रॉम डिवाइडेड इन अ रो, यानी आपने कोफिशिएंट लिखने, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो आपने अददी सर लिखना है। अददी सर आपको ये पता है, पहले भी आप सीख रहे थे, पिछले सवालों में भी सीखे हैं कि ये जो x वाली वैल्यू होती है इनके साथ ये जो रकम लिखी जाती है जिसके साथ ना हो वो 1 होता है। तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं इनको रियाजी की जुबान में कोफिशिएंट कहा जाता है, या फिर अगर उर्दू मीडियम कर रहे हैं तो ये आपके अददी सार होते हैं। तो आपने कोफिशिएंट लिखने हैं, कोफिशिएंट जब लिखेंगे तो ये तकसीम के अमल के लिए ऐसे अलामती तौर पर लिखा जाता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1,
ठीक है, और इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा 7 और जो सादा वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये जो आपके पास फैक्टर आता है या वैल्यू आती है उसको लेके आपने जो तकसीम का अमल करना होता है। तकसीम का अमल यानी इसको लेके करना होता है। ये जो आपके पास आंसर आता है जो कि आपकी दूसरी वैल्यू से आंसर आता है, तो -1 है, -1 को जब पहले वाले के साथ ज़रब देंगे, यानी तकसीम का अमल आपका बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वो इसके साथ जब ज़रब खाएगी, इसके साथ जब ज़रब खाएगी यानी -1 ज़रब खाएगा 1 के साथ, तो ये क्या होगा -1। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यानी इन दोनों को ज़रब दे के आंसर क्या आता है तो सॉरी, आपने क्या करना है कि आपने पहले इसको नहीं लेना, पहले इसको जिस शक्ल में ये होती है पहली वैल्यू को वैसी की वैसी उतार लेना। फिर क्या करना होता है, इसको और इसको ज़रब देनी होती है। ठीक है, पहले वाली मेथड क्या स्टार्ट हो रहा है, पहले फिर से बता रही हूँ कि इस जो पहली वैल्यू होती है इसको वैसे के वैसे उतार लेंगे। फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को ज़रब देनी है। तो ये दोनों को ज़रब दे के क्या आएगा -1, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, -1 है। तो जब ये ज़रब खाई तो ये -1 आता है। तो इसका मतलब ये जो ज़रब देने के बाद आंसर आया वो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, इस वाले को ज़रब देनी है, पहले तो इसको हल करना है। तो ये जमा के साथ होंगे, जमा के साथ में तो -1 गया तो ये 6 बचा है। ठीक है, अब इसको ज़रब देंगे इस वाली से, यानी यहाँ जो आंसर आएगा उसको आपने इससे ज़रब देनी होती है। तो ये -1 है तो -6 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे -6। ठीक है, अब इन दोनों को जो हल करेंगे वो आपका आंसर होगा, यानी वो आपका रिमाइंडर होगा। तो माइनस, क्योंकि ये दोनों अलजबरे के हिसाब से दोनों के साथ माइनस है तो ये -7 आएगा। तो आपका ये जो है वो रिमाइंडर है। आप यहाँ पे लिखोगे कि x, इस वाली को पहले तो इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। तो इक्वेशन की शक्ल जो है वो इस वाली से लेके जो है वो लिखते हैं, यानी ये पहले तकसीम जो हो गया वो किसका है, x का। तो इसका मतलब सिर्फ x की वैल्यू बची है। तो ये आंसर किसका होगा, x का। और ये वाली क्या होगी, आपका सादा वैल्यू होगी, सादा वैल्यू होगी यानी कांस्टेंट होगा x जमा 6। ठीक है, जबकि एंड रिमाइंडर जो है वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर है आपका -7, जो कि आपकी वैल्यूज को समझने के बाद ही जो है वो लिखा जाता है। यानी इक्वेशन को, जो पिछली इक्वेशन है उसी के हिसाब से ये वाली इक्वेशन बनती है। वजह, इन तीनों में से कौन सा डिवाइड हो गया, पहले वाला, यानी ये x की 2 था ना, तो इसका मतलब ये हल हो गया। तो बाकी जो रिमाइंडर में बच रहा है, जो वैल्यू होंगी आंसर के बाद, ये फिर x की कंसीडर होगी, यानी x की 3 थी तो ये x की कौन सी कंसीडर होगी, x वाली, ये x की 2 की थी और ये x वाली कंसीडर होगी, और ये वाली फिर कौन सी कंसीडर होगी, ये वाली। यानी इस वाली तकसीम के अमल में पहला हिस्सा ये तकसीम हो गया, यानी इसका किस्सा कह लें खत्म हो गया कि नेक्स्ट जो बच रहे हैं रिमाइंडर के बाद, फिर ये हल होने के बाद ये जो आंसर आता है इसका मतलब ये x वाली बन जाती है और ये सादा वाली बन जाती है। और ये जो यहाँ पे आपके बचता है वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका थर्ड, यानी ऑलमोस्ट ये 3 से 4 सवाल होंगे, सेम मेथड है, उनमें से एक मैं आपके लिए सवाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो डिफरेंट दी होंगी आपको, जारी बात है 3 सवाल है तो यहाँ पे जहाँ इक्वेशन है इसको पोलिनोमियल का नाम जो है वो दिया जाता है। वो जारी बात है इसके जो कोफिशिएंट होते हैं इनकी बुनियाद पर इनके नाम रखे जाते हैं। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे चाहे x लिख लो या a लिख लो, a की बात है, यानी a लिख लो, a या x a की बात है। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है तो बात सेम ही है, या फिर x लिख लो या फिर a लिख लो, आंसर जो है वो इनका -1 ही होता है, जो कि अभी पहले सवाल में आपको मेथड बताया गया वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। तो मेथड जाहिर बात है वही है, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि h की आपने जो वो वैल्यू मालूम करनी है, जो कि सारी बात है आप रिमाइंडर से मालूम करते हो, जो कि पिछले सवाल में भी रिमाइंडर था। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उसके साथ h आएगा, फिर यहाँ से आप इस वैल्यू को 0 के बराबर रख के h की वैल्यू जो वो मालूम कर सकते हैं, जो कि आपकी सिंप्लीफिकेशन, जारी बात है आप शुरू से सीख रहे हो। सिंप्लीफिकेशन जो कि अलजबरा की मेथड्स होते हैं सारे, वही आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की जो पावर है वो बहुत मायने रखती है, यानी इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे x की 3 है तो इसके बाद x की कितनी होनी चाहिए थी, x की 2, लेकिन x की 2 यहाँ पे नहीं है, बल्कि
अब यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, क्योंकि ये तरतीब जो है जब आप नेक्स्ट तकसीम के बाद रिमाइंडर के बाद जो इक्वेशन बनाते हैं उसके लिए भी ये माने रखती है, यानी कितनी पावर्स को जो है वो मौजूद है और कितनी नहीं है। जितनी हल हो गई हैं उसके बाद जो बच जाती हैं उसको आपने रिमाइंडर में लिखना होता है, यानी इसलिए इस पर तवज्जो करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 2x की 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद x की 2 होना चाहिए, वो नहीं है तो जारी बात वो आप खुद लिखोगे। वो उसका जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा, अददी सार होगा, उसको जो है वो 0 माना जाता है, ना कि 1, ठीक है। क्योंकि ये है ही नहीं है तो इसलिए जब फर्ज किया जाता है तो यहाँ पे 0 कंसीडर किया जाता है, जो कि मेथड के हिसाब से है। तो अब x की 2 के बाद किसको होना चाहिए, x वाली को, ठीक है, वो आपके पास पहले से मौजूद है। यानी इसी इक्वेशन को दोबारा दुरुस्त करके हम लिख रहे हैं या रीअरेंज कर रहे हैं, ये कह लीजिए। पहले x की 3 है, फिर x की 2 होना चाहिए, फिर x होनी चाहिए, फिर एंड पे जो है वो सादा रकम होनी चाहिए, ठीक है। ये है इक्वेशन का रूल या मेथड, जो कि पोलिनोमियल हमारी इस तरफ इस वाली को नाम दिया जा रहा है। तो इसके कोफिशिएंट आपने लिखने, जारी बात है, जो आपने मेथड पहले सीखा है। कोफिशिएंट से मुराद इनके अददी सर या फिर मुतगय्यर या वेरिएबल के साथ जो हिंसा लिखा होता है उसको लिखना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है और साथ में क्योंकि h भी है, और लास्ट पे क्या है, यहाँ पे -23। तो मेथड आपका जारी बात है, इसको लेके आपने हल करना होता है। -1 है, इसको आप लिखें तो पहली वैल्यू वैसी की वैसी उतार लें, इसको एरो से भी जाहिर किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस वैल्यू को वैसे के वैसे जाओ उतार लिया गया। फिर क्या करना है, इन दोनों को आपने ज़रब देनी। रफ अमल में बेशक दे लें या फिर डायरेक्ट भी आप जो है वो कर सकते हैं। 2 को आप ज़रब दे रहे हैं -1 से, तो ये क्या होगी, -2। तो इसका मतलब इन दोनों को ज़रब दे के जो आंसर आएगा वो आपने कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, जो कि है -2। अब इन दोनों को जारी बात है जमा मनफी के हिसाब से हल करेंगे तो ये -2 ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 है। 0 में कोई भी वैल्यू जमा करें आंसर वो वैल्यू आती है। अब इस वाली को ज़रब देनी है इस वाली से, ठीक है, -1 को ज़रब दी -2, यानी जो आती जाएंगी उनको जो आंसर यहाँ पे आता जाएगा उसको दोबारा फिर। तो इस वाली डिवीजन में आपने क्या करना है कि -1 जो आपको पहले से आपकी इक्वेशंस में से मिलता है इसको लेके आपने जब इसको हल करना होता है तो पहले वाली जो वैल्यू जो भी होगी इसको वैसे उतार लेंगे। अब ये दोनों ज़रब खाएंगी, ये वाली और ये वाली। -1 ज़रब खाएगा 2 के साथ तो ये -2 आएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी जाएगी, -2। अब जमा मनफी वही जो नॉर्मल आपका तरीका होता है। अब यहाँ पे क्योंकि 0 है, 0 में से -2 गया तो जाहिर बात है -2 ही आंसर आएगा। अब इस वाले -2 को -1 से, यानी यहाँ पे रफ अमल के अंदर आप करोगे कि -1 को ज़रब दी -2 से, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 एक बार 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 जमा का 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आप जमा का 2। तो अब क्योंकि 5h है तो इसका मतलब जमा 2 आएगा, ठीक है। सेम अमल, अब यही वैल्यू अब किसके साथ ज़रब खाएगी, माइनस के साथ। तो जब आप रफ अमल में करोगे 5h को जमा 2 को ज़रब देंगे आप -1 से, तो ये जमा माइनस माइनस 5h हो जाएगा, जमा माइनस माइनस है, 2 एक बार 2, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जगह कम होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -5h -2। तो ये जब आंसर आ जाएगा तो अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो आंसर होगा -5h, ठीक है, और ये -23 के हैं और -2 के हैं, तो ये माइनस मिला के कितने हो जाएंगे, -25। यानी दोनों के साथ माइनस होने की वजह से जाहिर बात है अलजबरे में ये होता है कि दोनों वैल्यूज जो वो जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये वाली जो वैल्यूज हैं जो लास्ट पे होती है ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसको आर से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिखोगे, तो स्टेटमेंट अगर लिखते हो आपके इफ 1 -1 जो है वो इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, यानी ये वाली जो आपकी इक्वेशन इसको नाम क्या दे देता है, पोलिनोमियल इक्वेशन, देन आर इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर को आप जो है वो 0 के बराबर रख सकते हैं। रिमाइंडर आपका ये होता है जो लास्ट पे आपके जो बचता है ये आपका रिमाइंडर होता है, इसको आप 0 के बराबर रख के h की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये -5h है, -25, और इसको आप 0 के बराबर रख सकते हैं। तो आप जिसकी वैल्यू निकालना हो वो जो पॉजिटिव होना चाहिए,
ठीक है। अब ये दूसरी तरफ जाके ये माइनस का, दूसरी तरफ जाके प्लस का, तो दूसरी तरफ क्योंकि 0 है, 0 में ही जमा के 25 ही हो जाएगा, तो -5h है। ठीक है, -5h है, तो ये दूसरी तरफ जाके 25 के, अब ये क्योंकि ज़र्ब खा रहा है तो बाद में जाके ये बटे में चला जाएगा, यानी -5। तो 5 से तकसीम किया 25 को, 5 5 बार 25, तो h की वैल्यू आपके पास क्या आती है, -5, जो कि आपके आंसर के हिसाब से h की वैल्यू बनती है और आपका ये फाइनल आंसर होगा।